नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी। हमारे पास स्रोत है पहले मानव का आरोहण कहानी के कुछ अंश। और ये कहानी शुरू होती है एक नवजात शिशु से जो पैदा होते ही अपने पिता यानी राजा को एक जोर का मुक्का मारता है। हाँ, ये शुरुआती थोड़ी चौंकाने वाली है। है ना अजीब। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, यहीं से कहानी अपने गहरे मतलब बुनना शुरू करती है। ये अंश एक ऐसी कथा है जिसमें आप देखें तो पौराणिक कथाओं के तत्व हैं। शायद विकास के सफर का भी कोई रूपक छिपा है। और इसमें जुड़वा भाइयों का तनाव है, भविष्यवाणी का डर है, त्याग का दर्द है और जीने के लिए संघर्ष की बात है। हाँ, तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि कहानी के जो खास मोड़ हैं उनको समझें, किरदारों के सफर को जानें और ये भी देखें कि ये कथा हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। वो पहली घटना। हाँ जी। बच्चा पैदा हुआ, राजा को मुक्का मारा और राजा खुश हो गया कि चलो योग्य वारिस मिल गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी वक्त कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक सैनिक दरबार में आता है, उसी बच्चे के जुड़वा भाई के साथ। लेकिन वो एक छोटा बंदर है और कहानी के हिसाब से उत्तराधिकार का पहला हक उसी का था। तो यहीं पर कहानी एक संघर्ष का बीज बो देती है। एक तरफ इंसान राजकुमार, दूसरी तरफ बंदर राजकुमार। वंश, नियति। ये सब बातें बिल्कुल। और अपेक्षाएं भी। और फिर इस स्थिति में आग में घी डालने का काम करती है दरबार की जादूगरनी। अच्छा। वो उस बंदर रूपी शिशु को देखती है और फौरन ऐलान कर देती है, ये बच्चा अपशकुनी है, अगर ये जिंदा रहा तो कबीले पर विनाश लाएगा। अब राजा, जो शायद वैसे भी एक सामान्य वारिस चाहता होगा, हाँ, हो सकता है। वो दुविधा में पड़ जाता है। ये बड़ा अहम मोड़ है। या अंधविश्वास है, सत्ता का डर है। और शायद व्यक्तिगत पसंद भी। राजा जादूगरनी की बात मान लेता है, अपने ही पहले जन्मे बेटे को सिर्फ इसलिए कि वो बंदर है और उसे अपशकुनी कह दिया गया है, त्यागने का और यहां तक कि मारने का हुक्म दे देता है। ओह। और यही फैसला कहानी के आगे के सारे टकरावों की जड़ बनता है। तो सैनिक हुक्म मानता है, उस नन्हे बंदर को ले जाकर जंगली भेड़ियों से भरी खाई में फेंक देता है। जी। लेकिन कहानी यहाँ पलटती है, वो बच जाता है। हाँ, भाग्य कह लीजिए। वो सीधा नीचे नहीं गिरता, चट्टानों से टकराता हुआ एक लता में अटक जाता है। बच तो जाता है, लेकिन इस दौरान भेड़िए उसका एक हाथ काट लेते हैं। तो वो जिंदा है, पर अब अधूरा है। और तभी कहानी में एक और अहम किरदार आता है, एक बड़ा नाक वाला बूढ़ा बंदर। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो खुद भी अपने कबीले से निकाला हुआ है, शायद अपने अलग दिखने की वजह से। अच्छा। वो उस घायल, त्यागे हुए बच्चे को देखता है, शायद उसमें अपनी ही परछाई देखता है और उसे दया करके बचा लेता है। ये दिखाता है कि कैसे समाज से बाहर किए गए लोग अक्सर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। करुणा। हम्म। ये एडवर्ड के जीवन की पहली सीढ़ी बन जाती है। बिल्कुल। फिर समय बीतता है। वो एक हाथ वाला बंदर, जिसका नाम बाद में एडवर्ड रखा गया, उस बूढ़े बंदर की देखरेख में बड़ा होता है। और यहाँ कहानी उसकी कमी पर नहीं, बल्कि उसकी असाधारण बुद्धि पर फोकस करती है। हाँ, बताया गया है कि उसने कमाल की चीजें बनाई। गर्मी लगी तो पत्तों से पंखा बना लिया, पानी लाने के लिए कोई मशीन जैसी चीज, शायद कोई लीवर या चरखी जैसा कुछ। और सबसे खास, पेड़ों की राल और डालियों से उसने एक ऐसा गोंद बना लिया जो हर चीज चिपका सकता था। ये तो कमाल है। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये दिखाता है कि कैसे जरूरत और मुश्किल हालात आविष्कार को जन्म देते हैं। एडवर्ड अपनी शारीरिक कमी को अपनी दिमागी ताकत से पूरा कर रहा था। वो सिर्फ हालात से समझौता नहीं कर रहा था, वो हालात बदलने के तरीके ढूंढ रहा था। संसाधनशीलता। जी। और अनुकूलनशीलता भी। उधर महल में उसका जुड़वा भाई मानव राजकुमार, वो राजा के संरक्षण में एक योद्धा और राजकुमार बन रहा है। हाँ। और फिर जैसा कहानियों में होता है, रास्ते टकराते हैं। हाँ, अनजाने में एक खेल या उत्सव के दौरान दोनों एक ही जगह होते हैं। खेल में एक गेंद उछलकर उसी बूढ़े बड़े नाक वाले बंदर के पास चली जाती है। बूढ़ा बंदर उसे लाने जाता है, पर गिर जाता है और गेंद पास की एक पत्थर की दरार में फंस जाती है। सब कोशिश करते हैं, पर गेंद नहीं निकलती। और तभी एडवर्ड, जो अब तक कहीं पीछे था, वो सामने आता है और अपने उसी खास गोंद का इस्तेमाल करता है। हाँ, वो गोंद लगी एक डाली दरार में डालता है और गेंद चिपक कर बाहर। भीड़ हैरान रह जाती है। ये एडवर्ड की बुद्धि का पहला पब्लिक डिस्प्ले था। एक त्यागा हुआ, एक हाथ वाला बंदर,
उसने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका। लेकिन इस तारीफ का एक दूसरा असर भी हुआ। क्या? उसके भाई राजकुमार के मन में जलन पैदा हो गई। उसे लगा कि इस अजनबी बंदर ने उसकी शान घटा दी, सारी वाहवाही लूट ली। ओह, सत्ता और पहचान का संघर्ष। बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर। और इसी हंगामे में जादूगरनी और वो पुराना सैनिक एडवर्ड को पहचान लेते हैं, कटी उंगली से नहीं, तो फिर कैसे? बल्कि उसकी एक सही सलामत छोटी उंगली से, जो राजवंश का गुप्त निशान थी। अरे, राज खुल गया। राजकुमार को पता चल गया कि ये उसका वही भाई है जिसे फेंक दिया गया था। हाँ, लेकिन भाईचारे के बजाय ये पहचान दुश्मनी को और बढ़ा देती है। झगड़ा होता है और कहानी फिर से वही पुराना पैटर्न दोहराती है। मतलब? जादूगरनी फिर चाल चलती है, राजा को फिर भड़काया जाता है और एडवर्ड को दूसरी बार उसी खाई में फेंक दिया जाता है। फिर से? हे भगवान! इस बार राजकुमार को थोड़ा अफसोस होता है, वो रोकना भी चाहता है शायद, लेकिन सत्ता की राजनीति और पुरानी नफरत के सामने उसकी आवाज दब जाती है। ये दोहराव दिखाता है कि सिस्टम और पूर्वाग्रह बदलाव को आसानी से नहीं अपनाते। लेकिन एडवर्ड की कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, वो गजब की जिजीविषा दिखाता है। वो इस बार भी बच जाता है। हाँ, बच निकलता है और उसे बचाने वाला फिर वही बूढ़ा बड़ा नाक वाला बंदर है जो उसे अब बेटी की तरह मानने लगा है। एडवर्ड अब और बड़ा, ज्यादा समझदार हो चुका है और यही कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मतलब सिंबॉलिक मोड़ पर आती है। कौन सा मोड़? एक दिन जंगल में शायद किसी जानवर से बचते हुए या संतुलन बनाते हुए एडवर्ड गिरता है, लेकिन इस बार वो 4 पैरों पर नहीं, बल्कि पहली बार अपने पिछले 2 पैरों पर सीधा खड़ा हो जाता है। कहानी इस पल को बहुत अहमियत देती है। इसे सीधे सीधे मानव जाति का पहला कदम कहती है। वाह! ये सिर्फ पोस्चर बदलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरा संकेत है। उसका 2 पैरों पर चलना और फिर धीरे धीरे उस पर दौड़ना सीख लेना उसे बाकी बंदरों से एकदम अलग बना देता है। ये दृश्य जैसे विकास की सीढ़ी पर एक छलांग है। हाँ, द्विपादवाद मतलब बाइपीडलिज्म, करूपक, जिसे मानव विकास में मील का पत्थर मानते हैं। बिल्कुल, और कहानी इसे एडवर्ड की व्यक्तिगत खोज की तरह दिखाती है। चुनौतियों का सामना करने का एक नया, ज्यादा असरदार तरीका, लेकिन ये उसे अपने समाज से और भी अलग कर देता है। उसे एक अनोखा या शायद एक नया जीव बना देता है। इस नई क्षमता से वो शिकारियों से बेहतर बच पाता है, दूर तक देख पाता है। लेकिन इस विकास की कीमत भी चुकानी पड़ती है उसे। हाँ, कहानी में आगे चलकर एडवर्ड को बचाने की कोशिश में उसके पिता समान उस बड़े नाक वाले बूढ़े बंदर की मौत हो जाती है। ये बलिदान एडवर्ड को बिल्कुल अकेला कर देता है, पर शायद और मजबूत भी बनाता है। और मुश्किलें खत्म नहीं होती। राज्य में राजा की मौत हो जाती है और उसका झूठा इल्जाम भी एडवर्ड पर ही लगा दिया जाता है। अब वो सिर्फ त्यागा हुआ या अलग नहीं, बल्कि एक भगोड़ा अपराधी भी है। ओहो, जादूगरनी और राजकुमार का गुट तो उसके पीछे ही पड़ गया है। बिल्कुल, राज्य में सत्ता के लिए खून खराबा शुरू हो जाता है। लेकिन इसी उथल-पुथल, अराजकता और प्रकृति के कहर जैसे बिजली कड़कना, तूफान आना के बीच एडवर्ड एक और ऐसी खोज करता है जो सब कुछ बदल देगी। आग। आग? हाँ, कहानी इस बात पे जोर देती है कि जहां दूसरे जानवर आग से डर कर भागते थे, एडवर्ड ने पहली बार उसमें डर नहीं, एक संभावना देखी। ये भी मानव इतिहास का एक बड़ा मोड़ है, आग पर काबू पाना। निश्चित रूप से। और कहानी से एडवर्ड की यात्रा में बड़ी खूबी से बुनती है। ये सिर्फ रोशनी या गर्मी नहीं है। एडवर्ड इसका इस्तेमाल सोच समझकर करता है। जंगली भेड़ियों के झुंड को डराकर भगाने के लिए, शायद वही भेड़िए जो उस खाई के पास रहते थे। अच्छा। और फिर उनकी गुफा पर कब्जा कर लेता है। ये प्रकृति के डर को समझ और नियंत्रण में बदलने का प्रतीक है। दिखाता है कि बुद्धि डर पर हावी हो सकती है। उसी गुफा में उसकी जिंदगी में एक और साथी आता है, लूसी, एक मादा बंदर। जी। लूसी शुरू में एडवर्ड से थोड़ी डरी हुई, सशंकित रहती है, शायद उसके 2 पैरों पर चलने के तरीके से या आग के इस्तेमाल से, जो उसके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन धीरे धीरे वे करीब आते हैं। हाँ, एक दूसरे को समझते हैं। उनका ये साथ आना सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि ये विकास के अगले पड़ाव की शुरुआत है। वे साथ मिलकर रहना शुरू करते हैं। कहानी बताती है कि उन्होंने पत्थर और लकड़ी से बेहतर औजार बनाना सीखा, शिकार की नई तकनीकें निकालीं, फल और कंदमूल इकट्ठा करने के तरीके मुनज़्ज़म किए। ये सिर्फ साथ रहना नहीं है, ये सहयोग है, काम का बंटवारा है, जो किसी भी समाज की नींव होती है। और फिर आता है वो पल जिसे कहानी मानव सभ्यता की पहली सुबह कहती है। एडवर्ड और लूसी आग पर काबू पाकर पहली बार मांस को पकाकर खाते हैं।
सुनने में ये साधारण लगे, पर प्रतीकात्मक रूप से ये बहुत बड़ा कदम है। पका हुआ खाना पचाना आसान होता है, जिससे शायद दिमाग के विकास को ऊर्जा मिली होगी, ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं। कहानी इसे कल्चरल और बायोलॉजिकल दोनों तरह के विकास के संगम की तरह दिखाती है। हाँ, ये तो है। उनका ये नया जीवन जीने का तरीका, 2 पैरों पर चलना, आग का इस्तेमाल, औजार, पका खाना, मिलकर रहना, ये बाकी बंदरों के लिए एक अजूबा बनता है। बिल्कुल, और शायद प्रेरणा भी। कहानी कहती है कि उन्हें देखकर धीरे धीरे दूसरे बंदर भी पेड़ों से नीचे उतरने लगते हैं, जमीन पर रहने की कोशिश करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे किसी एक का या एक समूह का नयापन पूरे समुदाय के व्यवहार को बदल सकता है। एक तरह से एडवर्ड और लूसी एक नए कल्चर की नींव रख रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और कहानी का अंत एक उम्मीद के साथ होता है। लूसी गर्भवती है, मतलब एडवर्ड की ये नई जीवन शैली, उसकी ये मानव बनने की यात्रा अब आगे बढ़ेगी, अगली पीढ़ी तक जाएगी। जी, उनके नेतृत्व में बंदरों का वो समूह धीरे धीरे बदलता है, विकसित होता है। वे मिलकर पुल बनाते हैं और अच्छे औजार बनाते हैं, रहने के लिए स्थायी जगहें बनाते हैं। और कहानी के अनुसार इस तरह एडवर्ड, वो त्यागा हुआ एक हाथ वाला बंदर, सिंबॉलिकली पहला मानव बनता है। क्या बात है। यही कहानी का सार है। एडवर्ड शायद शारीरिक रूप से बंदर ही रहा हो, लेकिन उसकी सोच, उसकी खोजें, उसका सहयोग करने का तरीका, प्रकृति को समझने और बदलने की उसकी क्षमता, ये चीजें उसे मानव बनाती हैं। कहानी शायद यही कहना चाहती है कि मानव होना सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि काफी हद तक एक वैचारिक और सांस्कृतिक स्थिति है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये कहानी एक ऐसे किरदार की है जिसे जन्म के समय ही समाज ने बेकार समझकर फेंक दिया, लेकिन वही किरदार अपनी कमी के बावजूद अपनी बुद्धि, हिम्मत और सीखने की लगन से न सिर्फ जिंदा रहता है, बल्कि विकास की एक नई दिशा दिखाता है। 2 पैरों पर चलना, आग का इस्तेमाल, औजार, पका खाना, समुदाय बनाना, और इन सब वजहों से कहानी उसे पहले मानव का दर्जा देती है। हाँ, और इसमें विश्लेषण के लिए कई दिलचस्प परतें हैं। ये अस्तित्व के लिए संघर्ष, मुश्किलों में कुछ नया करना, सत्ता की राजनीति और ईर्ष्या, बलिदान, करुणा जैसे यूनिवर्सल थीम्स को छूती हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मानव विकास के जो बड़े पड़ाव हैं, बाइपीडलिज्म, आग पर काबू, औजार बनाना, सामाजिक संगठन, इन्हें किसी सूखी वैज्ञानिक थ्योरी की तरह नहीं दिखाती, बल्कि एडवर्ड नाम के एक व्यक्ति की भावनात्मक, नाटकीय और व्यक्तिगत यात्रा के जरिए पेश करती है। ये मिथक, रूपक और विकास के सिद्धांतों का एक बड़ा ही रोचक मिश्रण है। वाकई कहानी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जैसे एडवर्ड और लूसी मिलकर नई शुरुआत करते हैं और दूसरे बंदर भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये बदलाव की एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। बिल्कुल, और यहीं से एक विचार श्रोताओं के लिए भी निकलता है। कहानी दिखाती है कि एडवर्ड को समाज ने बार बार रिजेक्ट किया, हाशिए पर धकेला। तो क्या ये अस्वीकृति ही उसके अंदर कुछ नया करने की वजह बनी? क्या अलग थलग पड़ जाने पर ही इंसान या समूह लीक से हट के कुछ नया सोचने और करने पर मजबूर होता है? अक्सर हम देखते हैं कि कई बड़े बदलाव मुख्य धारा से बाहर ही शुरू होते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। और एक और बात, ये कथा मानव होने का मतलब क्या है, इस पर भी सवाल उठाती है। क्या एडवर्ड का 2 पैरों पर खड़ा होना उसे मानव बनाता है, या फिर आग को काबू करने की क्षमता, औजार बनाने की कला, पका खाना खाने की शुरुआत और लूसी के साथ मिलकर एक सहयोगी समाज बनाने की कोशिश, क्या ये